प्लानट। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। शुरुआत सुपरफास्ट 100 की करते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हो सकती है। गडकरी मानहानि केस में पर्सनल बॉन्ड नहीं भरने की वजह से 6 जून तक पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल पर्सनल बॉन्ड भरने से फिर इनकार कर रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 6 जून तक के लिए 14 दिनों की तिहाड़ जेल में भेज दिया है न्यायिक हिरासत। 2 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद आज केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था। जज ने उनसे जोर देकर कहा कि आपको 10,000 रुपए का बॉन्ड भरना ही होगा, लेकिन केजरीवाल बॉन्ड भरने की जगह अंडरटेकिंग देने पर अड़े रहे। बॉन्ड नहीं भरने पर अड़े केजरीवाल को कोर्ट ने फटकार भी लगाई। जज ने कहा कि आप सीएम रह चुके हैं, फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बॉन्ड नहीं भरेंगे तो आपको जेल भेजना ही होगा। नितिन गडकरी मानहानि केस में पिछली सुनवाई में भी केजरीवाल ने बॉन्ड भरने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 2 दिन के लिए जेल भेजा गया था। इस बार मना करने पर जज ने उन्हें पूरे 14 दिन के लिए जेल भेजा है और अगली सुनवाई 6 जून को है। पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने वाले बीजेपी नेता नितिन गडकरी को भी तलब किया है। 6 जून को अगली सुनवाई के दिन गडकरी को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट में पेशी से पहले केजरीवाल ने कहा था कि गडकरी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं होना विडंबना है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने ही मानहानि का केस कर रखा है, जिसमें केजरीवाल को जेल भेजा गया है। विडंबना है कि नितिन गडकरी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज उठाई, उनके खिलाफ तो जांच भी नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। केजरीवाल की पेशी के दौरान कोर्ट में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास, पार्टी के सांसद भगवंत मान समेत कई नेता मौजूद। आरजेडी के समर्थन और बीजेपी के बॉयकॉट की वजह से बिहार के नए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया है। बिहार विश्वास मत में विधानसभा में विश्वास मत पर घंटों बहस हुई और जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, जीतन ने विश्वास मत जीत लिया। सर्वसम्मति से इस मंत्रिमंडल में विश्वास व्यक्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। बीजेपी के बायकॉट की वजह से ये लड़ाई आसान हो गई आपके लिए? वैसे भी आसान थी। आरजेडी ने गुरुवार को ही जीतन सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था और विधानसभा में आरजेडी जीतन के साथ खड़ी भी नजर आई। विश्वास मत जीतने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने किसी से समर्थन नहीं मांगा था। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास पहले से ही बहुमत थी और किसी पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं थी। की आवश्यकता नहीं थी, हमको पूर्ण सम्मति बहुमत प्राप्त था। अब रही बात, तो हमने समर्थन नहीं मांगा और न किसी प्रकार का कोई आगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जिस नीतीश कुमार के साथ मिलकर हम लालू यादव के जंगल राज से लड़ते रहे, वही नीतीश अब लालू के साथ मिल गए। नीतीश कुमार और हम लोगों ने मिलकर बिहार के जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया था। आज अपनी सरकार को बचाने के लिए उनको लालू यादव के समर्थन की आवश्यकता पड़ गई। सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि बिहार में जीतन राम मांझी की सरकार नहीं बल्कि नीतीश लालू की मिलीजुली सरकार है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा जारी रहेगा। और हमें मानकर चलते कि अब जो बिहार में सरकार है वो नीतीश लालू की सरकार है और हम आगे आने वाले दिनों में हम इसे नीतीश लालू की सरकार के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। विश्वास मत हासिल करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार करेंगे। 18 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। 20 मई को जीतन ने 16 और मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया। दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने तड़के दूतावास पर धावा बोला। हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड भी फेंके। सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच में कई घंटों तक मुठभेड़ चलती रही। अफगानिस्तान में आईटीबीपी के 23 जवानों ने गजब की हिम्मत और हौसले का परिचय देते हुए आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कई घंटे तक मुठभेड़ चली, जिसमें सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी ने दूतावास में हमले को लेकर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से बातचीत भी की है। करजई ने भारतीय दूतावास की सुरक्षा को लेकर मोदी को आश्वस्त किया। मोदी ने इससे पहले अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत से भी बात की।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। राष्ट्रपति के अलावा भी कई बड़े नेताओं ने इसे कायराना हरकत करार दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अफगानिस्तान में हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि सभी दूतावास के कर्मचारी और सुरक्षा में तैनात जवान सुरक्षित हैं। हेरात में भारतीय दूतावास पर हुए हमले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आतंकी हमले को नाकाम करने वाले आईटीबीपी के जवानों को सलाम। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अफगान हमले की निंदा करते हुए नई सरकार को चेताया है। उन्होंने कहा है कि अक्सर ऐसे हमलों के पीछे पाकिस्तान में बैठे आकाओं का हाथ होता है। हुई है वो घूम के उन संगठनों के ऊपर गई है जिनके आका एक पड़ोसी देश में बैठे हैं, तो इसलिए जो आने वाली सरकार है उसको भी इसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है। एनआईए की टीम ने झारखंड से 4 मोस्ट वांटेड आतंकियों को गिरफ्तार करके बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। एनआईए के मुताबिक चारों आतंकी दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के दिन मोदी समेत कई बड़े नेताओं पर हमला करने की फिराक में थे। एनआईए की टीम ने रांची से 2 और आतंकियों को पलामू से गिरफ्तार किया है। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से हैदर और मजीबुल्लाह को गिरफ्तार किया गया, जबकि नुमान और तौफीक नाम के 2 आतंकियों को पलामू से भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकियों के पास से मुगल सराय से नई दिल्ली तक के ट्रेन टिकट बरामद किए गए हैं। टिकट पर यात्रा की तारीख 24 मई है। 25 मई को चारों आतंकी दिल्ली में रैकी करके 26 मई को हमला करने की फिराक में थे। 26 मई को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण के लिए कई फिल्मी हस्तियों को भी न्यौता दिया गया है। इनमें साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, महानायक अमिताभ बच्चन और सलमान खान के नाम शामिल हैं। जिन मेहमानों को मोदी की ओर से शपथ ग्रहण में न्यौता भेजा गया है उनमें लता मंगेशकर, फिल्म अभिनेत्री रेखा, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी हैं। सचिन और रेखा फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं। फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर को भी न्यौता भेजा गया है। 26 मई को होने वाले मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3000 मेहमानों की लिस्ट भी तैयार की गई है। समारोह में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य आमंत्रित किए गए हैं। इनके अलावा बीजेपी और सहयोगी दलों के सीएम और पूर्व पीएम भी आमंत्रित किए गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ के पदाधिकारी भैयाजी जोशी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। उनकी जगह आरएसएस से सुरेश सोनी और दत्तात्रेय होसाबले मौजूद रहेंगे। मोदी के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में सबसे पहले मुख्य मंच होगा। मंच के दाईं तरफ मंत्रिमंडल के सदस्य बैठेंगे, वहीं उसके ठीक पीछे वीवीआईपी और वीआईपी गेस्ट के बैठने के इंतजाम किए गए हैं। बाईं तरफ प्रेस और सबसे पीछे सामान्य मेहमानों के बैठने की जगह। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने गुजरात भवन जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इन सभी आला नेताओं के बीच मंत्रिमंडल को लेकर मंथन किया गया। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल गठन को लेकर मंथन का दौर अभी भी जारी है। सूत्रों से खबर यह आ रही है कि मोदी का मंत्रिमंडल पिछली सरकार के मुकाबले छोटा होगा। बताया जा रहा है कि कई मंत्रालयों को आपस में मिलाया जा सकता है। भले ही नरेंद्र मोदी छोटा मंत्रिमंडल चाह रहे हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने बड़े मंत्रिमंडल की मांग की है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मंत्रिमंडल बड़ा होना चाहिए ताकि सभी दलों के नेताओं को उसमें जगह मिल सके। शपथ से पहले नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल का खाका तैयार करने की कवायद भी शुरू कर दी है। मोदी ने सभी बीजेपी सांसदों का बायोडाटा मंगवाया है। बायोडाटा के जरिए मोदी इन सांसदों की पेशेवर क्षमता आंकने की कवायद कर रहे हैं। 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ के बाद नरेंद्र मोदी विदेशी प्रतिनिधिमंडल को भोज भी दे सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि सोमवार की शाम हैदराबाद हाउस में दावत रखी गई है, जहां विदेशी प्रतिनिधियों की अगवानी खुद नरेंद्र मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ आएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस से आज पर्दा उठ जाएगा। मोदी ने नवाज को न्यौता भेजा था, जिसे उन्होंने कबूल भी कर लिया है, लेकिन उनके आने पर अभी भी असमंजस और सस्पेंस बना हुआ है। कहा जा रहा है कि भारत आने को लेकर नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आर्मी चीफ जनरल राहल शरीफ से चर्चा की है। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ मंत्रियों और आला अधिकारियों से भी इस बारे में मंत्रणा की है। अब आज नवाज को आखिरी फैसला लेना है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में जाने का सुझाव दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह अच्छा अवसर है और इस मौके को गंवाना ठीक नहीं होगा।
नवाज को न्यौते पर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने मोदी पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं नवाज शरीफ को बिरयानी तो नहीं परोसी जाएगी। हमारे 2 फौजी मारे गए हैं पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर पे, और नवाज शरीफ को बुलाया यहां गया है, तो हम लोगों ने यही कहा है कि बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको बिरयानी नहीं खिलाई जाए, इस पर देश को जरूर ध्यान रखना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया है कि पीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 7 देशों के प्रमुखों को न्यौता भेजा गया है, जिसमें 6 ने हामी भी वर्दी है। इन देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। शपथ ग्रहण में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्से को न्यौता भेजने का विरोध जताने के लिए एमडीएमके प्रमुख वाइको ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वाइको बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से भी मिले थे। लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस का मंथन जारी है। शनिवार को पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। 24 मई को होने वाली बैठक में संसदीय दल का नेता भी चुना जाएगा। हार से तिलमिलाए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पुराने सहयोगियों से कांग्रेस में आने की गुजारिश की है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दिग्विजय ने कहा, अब वक्त आ गया है कि ममता बनर्जी और शरद पवार कांग्रेस में लौट आएं। इस इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने मनमोहन सिंह पर भी सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 2G और कोयला घोटाले को लेकर लगे आरोपों पर मनमोहन सिंह ने राजनीतिक समझ नहीं दिखाई। दिग्विजय सिंह ने इशारों में राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल को यूपी में ज्यादा वक्त देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पार्टी 10 साल के काम को जनता के बीच सही तरीके से नहीं पहुंचा पाई। कांग्रेस की करारी हार के बाद अब प्रियंका गांधी को पार्टी में लाने की गुहार लगाई जा रही है। मनमोहन सरकार में मंत्री रहे केवी थॉमस ने प्रियंका को अहम रोल देने की मांग की। केवी थॉमस ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले ही प्रियंका गांधी को पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने की मांग की थी। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा है कि प्रियंका गांधी खुद तय करेंगी कि उन्हें कब पार्टी में आना है। उन्हें इसके लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जसवंत सिंह ने आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है। सूत्रों से खबर है कि जसवंत बीजेपी में वापसी चाह रहे हैं। दरअसल राजस्थान में बाड़मेर से बीजेपी ने जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिया था, तो वो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े, जिसके बाद उन्हें बीजेपी ने निष्कासित भी कर दिया। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो बीजेपी में वापसी की राह तलाश रहे। चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद अनुराधा चौधरी ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अनुराधा चौधरी राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर एसपी में आई थी। अनुराधा चौधरी ने पार्टी की हार की जिम्मेदारी नगर विकास मंत्री आजम खां पर थोपी है। अनुराधा ने आजम खां पर मुजफ्फरनगर दंगे भड़काने का भी आरोप लगाया है और कहा कि इन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर विधायकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें हार के कारणों पर मंथन हुआ। आलाकमान ने अभी और भी नेताओं और मंत्रियों पर गाज गिरने के संकेत दिए हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल अश्विनी कुमार को अपना इस्तीफा सौंपा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री प्रसाद नैथानी सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग में नंगे पांव ही शामिल होने पहुंच गए। खबर है कि मंत्रियों में खौफ है कि कहीं मुख्यमंत्री किसी मंत्री को बर्खास्त न कर दें। विदेशी बैंकों में जमा भारतीयों के काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह के अंदर एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज एसआईटी के कामकाज को सुपरवाइज करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विदेशी बैंकों के भारतीय खाता धारकों के नाम और जर्मनी की ओर से उपलब्ध कराए गए संबंधित दस्तावेज की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी राजस्व सचिव को दी है। तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह पर सुनवाई 6 जून तक के लिए टल गई है। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत में यह मामला चल रहा है, जिसमें एनकाउंटर को लेकर अमित शाह की भूमिका पर सुनवाई हुई। गुजरात के राजकोट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आसाराम के पूर्व साधक और वैद्य अमृत प्रजापति पर फायरिंग की गई। हमलावरों की संख्या 2 है। ये हमला एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बाहर हुआ। अमृत प्रजापति वही शख्स हैं जिन्होंने तंत्र मंत्र में बच्चों की हत्या से लेकर आसाराम के तमाम काले कारनामों को उजागर किया था। गर्मी बढ़ने के साथ यूपी में बिजली संकट गहरा गया है। बिजली कटौती से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। चुनाव से पहले बिजली आपूर्ति के लिए गांवों में 16 घंटे और शहरों में 20 घंटे तय किए गए थे, लेकिन चुनाव बाद अब गांवों के लिए 11 घंटे और शहरों के लिए 15 घंटे कर दिए गए हैं।
तय घंटों के अनुसार भी बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। 6 घंटे की अतिरिक्त कटौती की जा रही है। बिजली विभाग का कहना है कि मांग और उपलब्धता के अंतर के चलते कटौती करनी पड़ रही है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन का कहना है कि केंद्रीय कोटे से करीब 1.5 करोड़ यूनिट कम बिजली मिल रही है। साथ ही राज्य के अपने बिजली घरों में उत्पादन करीब 1 करोड़ यूनिट कम हो रहा है। फिर भी विभाग तय घंटों के मुताबिक बिजली आपूर्ति की कोशिश कर रहा है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार ने शानदार कारोबार किया। सेंसेक्स 319 अंकों के उछाल के साथ 24,693, जबकि निफ्टी 91 अंक की बढ़त के साथ 7,367 पर बंद हुआ। संसद भवन के तीसरे फ्लोर पर आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया। हल्की आग से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर के पास एक इंडिका कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार दोनों लोग बाल-बाल बचे। दिल्ली के साउथ कैंपस में एक कॉलेज के बायोलॉजी डिपार्टमेंट में एसी ठीक करने गए एसी मैकेनिक की एसी में ब्लास्ट होने से मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सुपारी बुरादे के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना सोवर रोड की है। आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दिल्ली के नेबसराय इलाके में एक 4 मंजिला मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी। गनीमत रही कि घर में मौजूद एक विदेशी महिला और उसके बच्चे वक्त रहते बाहर निकल गए। आग से घर का सामान जलकर खाक हो गया। नागपुर के एक इलाके में एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग में एक ही परिवार की 3 महिलाएं और 2 बच्चे जलकर उनकी मौत हो गई। पटना के खाजेकला इलाके में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने एक एमआरआई सेंटर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। असम के गोलाघाट में पुलिस ने 3 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नकली आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर शख्स को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाने से सटे बदलापुर में अज्ञात बदमाशों ने शिवसेना के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। इंदौर में 2 महिलाओं ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक रेप पीड़िता को मरने के बाद इंसाफ मिल सका। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। राजस्थान के कोटा में एक बार के अंदर कुछ लड़कों ने जमकर हंगामा किया। राजस्थान के जोधपुर में डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने फेयरवेल पार्टी के दौरान शराब पीकर जमकर जश्न मनाया। मेडिकल के छात्र शराब की बोतलों के साथ डीजे पर ठुमके लगाते रहे। वहीं हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों को शोरगुल से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आगरा में कॉम्प्लान के डिब्बे से मरी हुई छिपकली निकली। अलीगढ़ में ब्रज भूमि एक्सप्रेस वे पर काम पूरा होने से पहले ही टोल वसूली हो रही है। नोएडा दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए नई पहल की है। लोगों तक अपनी पहुंच और आसान बनाने के लिए गुड़गांव पुलिस ने खास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में गुड़गांव पुलिस के सभी थाने, SHO, ACP, DCP सहित सीनियर अधिकारियों के नंबर और कई हेल्पलाइन नंबर मौजूद हैं।